हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव्स के बारे में जानेंगे। साउंड वेव्स में इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहले अगर हम देखें तो साउंड वेव्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। साउंड वेव का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक बेल का। इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। और तीसरा टॉपिक होगा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हम दो तरीकों से देखेंगे, मतलब साउंड की स्पीड दो तरीकों से देखेंगे। एक डायरेक्ट मेथड, यह भी एक्सपेरिमेंट है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा इको। उसके बाद चौथा टॉपिक होगा स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और जो पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इको में ही है लेकिन इसकी कंडीशन देखेंगे। उसके बाद छठा टॉपिक होगा फैक्टर्स दैट affect the speed of sound। और सातवां टॉपिक होगा सीइंग साउंड्स। सीइंग साउंड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। वो कौन कौन सी है? एक लाउडनेस और पिच, क्वालिटी और साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी। और इसके अलावा जो आठवां टॉपिक होगा वो होगा फ्रीक्वेंसीज ऑडिबल, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। और नाइन्थ टॉपिक होगा पॉल्यूशन। और जो 10th टॉपिक होगा लास्ट, वो होगा एप्लीकेशंस। तो पहले हम समझेंगे साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को समझने से पहले हम वेव्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा। और साउंड एक वेव है, तो वेव को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखो पहला लेक्चर, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर एक वीडियो में ऐसे ही समझाया जैसे ये चैप्टर समझाऊंगा। तो पहले अगर हम देखें वेव को, वेव है क्या? व्हाट इज वेव? Wave, it is the disturbance in medium which transfers energy from
one point to another point without transference of mass। वेव है क्या और वेव का काम क्या है, दो सवाल है। वेव एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में। वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे वेव से। वेव एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेव का काम क्या होता है, ये फिक्स्ड है और ये मेरे हाथ में है। वेव का काम क्या है, वेव का काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना। एनर्जी को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक। ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करना, लेकिन इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता। एक बात तो समझ में आ गई, एनर्जी ट्रांसफर होती है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। मीडियम क्या है, मीडियम वो चीज़ है जिसके ज़रिए वेव्स ट्रैवल करती है, वो चीज़ जिसके ज़रिए वेव्स ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आपने सुनी होगी, स्प्रिंग वेव्स भी आपने सुनी होगी। वाटर वेव्स क्या होती है, जैसे पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी में वेव्स पैदा हो जाती है। अब ये जो वेव्स है, सोचो अगर पानी ना होता तो वेव्स पैदा होती और वेव्स ट्रैवल करती नहीं। क्यों, क्योंकि इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर आपसे पूछूं कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ और फिर इसको धकेलता हूँ तो वेव्स पैदा होती है और वेव्स ये ट्रैवल करती है। सोचो अगर ये स्प्रिंग ही ना होती तो क्या ये वेव्स ट्रैवल करती। मतलब ये मीडियम है जिसके ज़रिए वेव्स ट्रैवल करती है। और इसका वेव का काम क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक। ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है। मैंने इसको एनर्जी दी और ये एनर्जी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता। विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ मास, इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे आप देखो कि मैंने एनर्जी दी है इस लूप को, मैंने एनर्जी दी है इस लूप को। अब ये एनर्जी जो है वो इस लूप से लेकर इस लूप तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये मास ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जब ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा तो ये लूप अपनी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस करेगा। जब ये एनर्जी दे देगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस मार्कर के पास या इस हैंड के पास एनर्जी है। अब ये एनर्जी इसको देना चाहता है, इसको एनर्जी मिली है। अब ये क्या करेगा, जब ये एनर्जी इसको देगा तो ये अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करेगा। अब जब ये एनर्जी दे देगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसके पास एनर्जी आ जाएगी। अब ये एनर्जी, ये जो लूप है स्प्रिंग का लूप, ये दूसरे लूप को एनर्जी देगा। ऐसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आप देखो कि ये लूप है, जब ये एनर्जी इस लूप को एनर्जी देगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये लूप अपनी पोजीशन चेंज करेगा। फिर जब इसने एनर्जी दे दी होगी तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका काम ख़त्म, एनर्जी दी इसने और फिर अपनी जगह पर आ गया। ऐसे इसके पास एनर्जी आई और फिर ये दूसरे लूप को एनर्जी देगा, फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वेव है, वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है और इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वेव के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा कि वेव है क्या, वेव में क्या ट्रांसफ़र नहीं होता और क्या ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं जो मार्कर है वो फेंकूं, क्या ये वेव है? नहीं, क्योंकि जो मास है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब वेव के दो टाइप्स है, वेव के दो टाइप्स है, एक मीडियम के हिसाब से और दूसरा डायरेक्शन के हिसाब से। वेव का टाइप एक मीडियम के हिसाब से और दूसरा डायरेक्शन के हिसाब से। मीडियम के हिसाब से जो वेव के टाइप्स है, और मीडियम आपको पता है कि मीडियम क्या है, वो चीज़ जिसके ज़रिए वेव्स ट्रेवल करती है। मीडियम के हिसाब से वेव के दो टाइप्स है, एक है मैकेनिकल वेव
मैकेनिकल वेव, और दूसरा टाइप है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत हो, वो वेव्स जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत हो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और नॉन मैकेनिकल वेव्स जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत ना हो, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर वेव्स, हमने पहले इसको डिस्कस किया। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप पत्थर पानी में फेंकें तो पानी में वेव्स पैदा होती है, लेकिन अगर पानी ना होता तो ये वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही अगर आप देखें साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, और इस पर ही चैप्टर है, साउंड वेव्स का चैप्टर है जो इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद स्प्रिंग वेव्स, स्प्रिंग वेव्स ये मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसके एग्जांपल क्या है, लाइट वेव्स, गामा वेव्स, एक्स वेव्स, यूवी वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स और विजिबल लाइट वेव्स और माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये इसके एग्जांपल है। मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और डायरेक्शन के हिसाब से वेव के दो टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको रख लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। Longitudinal waves, the particle move parallel direction of wave motion. Longitudinal waves में जो पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी देते हैं या वेव का मोशन होता है। वेव का मोशन इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। मतलब ट्रांसवर्स वेव्स को हम अप एंड डाउन मोशन भी कह सकते हैं। अप एंड डाउन मोशन is called transverse waves. Up and down motion is called transverse waves. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल क्या है, जैसे आप देखें स्प्रिंग वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का भी एग्जांपल स्प्रिंग वेव्स भी हैं। लेकिन इसके जो खास एग्जांपल है वो है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा वेव्स, एक्स वेव्स, यूवी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और यूवी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये सभी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन में मूव करता है, तो ट्रांसवर्स वेव्स में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, क्योंकि इनका जो मोशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। वेव का मोशन जो पार्टिकल है वो ऊपर और नीचे मूव करता है और वेव का मोशन इस डायरेक्शन में होता है। मतलब ये 90 डिग्री, पार्टिकल का मोशन, वेव का मोशन 90 डिग्री।
तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स 0 डिग्री पर पैरेलल डायरेक्शन में वेव मोशन और पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है। स्प्रिंग वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है और ट्रांसवर्स वेव्स भी है, क्योंकि स्प्रिंग को अगर हम इसको खींचें और इसको धकेलें तो एनर्जी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी देंगे। लेकिन अगर उसको हम ऐसे मूव कराएं, फोर्स दें, तो वो वेव जो है वो इस ऐसे ट्रेवल करेंगी, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स की तरह। ऐसे ही वाटर वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है और ट्रांसवर्स वेव्स भी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वाटर वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और साउंड वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स है। यह भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा वेव क्या है, वेव के टाइप्स क्या है, एक डायरेक्शन के हिसाब से और दूसरे मीडियम के हिसाब से है। ये मैंने रिवाइज किया कि वेव क्या है। अब हम समझेंगे साउंड वेव्स क्या होती है। साउंड वेव्स क्या होती है? साउंड वेव्स, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स। साउंड क्या है? साउंड एक वेव है। व्हाट इज साउंड? पहले साउंड क्या है? साउंड इट इज द, या ऐसे लिखो, व्हेन टू सरफेस स्ट्राइक, व्हेन टू सरफेस स्ट्राइक करते हैं टू ईच अदर। दो सरफेस स्ट्राइक करते हैं या वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होता है। साउंड कैसे पैदा होता है? जब दो सरफेस स्ट्राइक करते हैं, जैसे अगर मैं ड्रम को मारूं तो ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा होती है और वाइब्रेशन की वजह से वो एयर के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं तो वो साउंड जो है वो हम तक पहुंचती है। मतलब साउंड क्या है? साउंड जब वाइब्रेशन होती है या जब दो सरफेस एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड वेव्स पैदा होती है। ठीक है, साउंड वेव्स कैसे पैदा होती है? जब दो सरफेस एक दूसरे से टकराते हैं। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स क्यों है? क्योंकि साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और ये कैन नॉट ट्रेवल इन मीडियम। अगर आप चाहो तो नोट भी कर लो, रजिस्टर निकालो, बुक्स निकालो, इसको नोट भी कर लो। कैन नॉट ट्रेवल इन मीडियम। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये भी सही है वीडियो, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझाता हूँ। तो जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सही है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर ही समझाता हूँ और उसकी हर पॉइंट समझाता हूँ। जो भी सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कैन नॉट ट्रैवल इन मीडियम, इन वैक्यूम, सॉरी, कैन वैक्यूम मतलब वैक्यूम, मीडियम के सिवा ट्रैवल नहीं कर सकते, वैक्यूम में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये जो साउंड वेव्स है ये फास्टर मूव करते हैं, मूव्स फास्टर इन एयर, इन वाटर। वाटर में ये साउंड वेव्स तेजी से मूव करते हैं और मूव्स स्लोवर इन एयर में स्लोली, आहिस्ता मूव करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। अगर हम फर्क करें साउंड वेव्स को लाइट वेव्स से, लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स क्या है? लाइट वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स है, नॉन
मैकेनिकल वेव्स हैं, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और जो लाइट वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव्स है। साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, और लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। और साउंड वेव्स जो है वो वाटर में, पानी में तेजी से मूव करते हैं, और लाइट वेव्स मूव स्लोवर इन वाटर। पानी में जो लाइट है, रोशनी, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और साउंड वेव्स जो एयर है, हवा में आहिस्ता मूव करते हैं, जबकि जो लाइट वेव्स है वो हवा में तेजी से मूव करते हैं, मूव फास्टर इन एयर। और इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। अब हम समझते हैं, ये पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम समझते हैं साउंड वेव्स को समझने के लिए इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक बेल और जार की और वैक्यूम की ज़रूरत है। और इसके अलावा वैक्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वायर, मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स की ज़रूरत है। जैसे आप देखें कि ये एक इलेक्ट्रिक बेल जार है, इसमें अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है। अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल जार है, इसमें अंदर हवा भरी हुई है, बहुत हवा भरी हुई है। और अब हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम भी दे देते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट नहीं किया वैक्यूम को। अब क्या करते हैं कि इसको करंट देते हैं, मतलब इसको ऑन करते हैं। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये घंटी जो है वो बजना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये घंटी बजती है तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स पैदा होती है, और साउंड वेव्स ट्रैवल करती है किसकी मदद से? एयर मॉलिक्यूल्स की मदद से, मतलब हवा की मदद से साउंड वेव्स हम तक पहुंचती है। हम कैसे सुन पाते हैं ये साउंड वेव्स? क्योंकि हवा मौजूद है। लेकिन अब सोचो कि अगर हम इस हवा को निकाल दें, हवा कैसे निकालेंगे? इस वैक्यूम पंप की मदद से। ये जो पंप है, वैक्यूम पंप, इस पूरी हवा को निकाल देगा। मतलब जैसे जैसे हवा ये निकलती जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी, साउंड वेव्स की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये वाइब्रेशन वैसे ही कर रहा है जैसे ये कर रहा था पहले। इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ये गेन कर रहा है, लेकिन जो हवा है वो निकलती जा रही है, मीडियम जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से साउंड वेव्स की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। मतलब अगर हवा पूरी जो है वो निकल जाए इससे, तो ये घंटी जो है वो बज रही होगी, लेकिन साउंड वेव्स हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत है। अब ये इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, इससे हमें ये साबित हुआ कि साउंड वेव्स को एक तो मीडियम की ज़रूरत है, मतलब साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है, और ये साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड को मीडियम की ज़रूरत है और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। अब उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट है साउंड वेव्स का, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, जो कि तीसरा टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, वो स्पीड, साउंड वेव्स की स्पीड मालूम करेंगे। एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा है
इको। पहले हम डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड के लिए पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है। पहले तो 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 मैन। तो इसके अलावा 2 लोगों की ज़रूरत है, और एक जो बंदा है उसके पास स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच। और दूसरा जो बंदा है उसको मैंने वुडन ब्लॉक्स दे दिए। ये ले लो, वुडन ब्लॉक्स बजाओ, वुडन ब्लॉक्स। और इसके अलावा इन दोनों लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, मुफासला है, वो कितना है? वो है 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस इन दोनों लोगों के बीच में। और इसके अलावा टंडल व्हील भी ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि टंडल व्हील क्या है। टंडल व्हील इको के लिए भी 2 लोगों की ज़रूरत है। पहले मैं समझाता हूँ। ये 2 लोगों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और ये भी एक बंदा है। ये बड़ा हो गया। ये 2 लोगों की ज़रूरत है। 2 लोग आ गए। अब एक जो बंदा है उसको स्टॉप वॉच दे दो। चलो इसको स्टॉप वॉच दे देता हूँ। स्टॉप वॉच दे दी। और दूसरा जो बंदा है उसको वुडन ब्लॉक्स दे दो, इसको भी दे दी। अब क्या होता है कि ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 100 मीटर होना चाहिए। 100 मीटर तो होना चाहिए, लेकिन कैसे मेजर करें? टंडल व्हील ले लो। टंडल व्हील के ज़रिए हम ये डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। टंडल व्हील की जो एक रोटेशन है वो 1 मीटर के बराबर है। 50 रोटेशन कितने मुफासले के बराबर होगी? 50 मीटर के। और 100 रोटेशन 100 मीटर के बराबर। मतलब हम 100 बार इसको घुमाएंगे, इस व्हील को। ये जो टंडल व्हील है ये एक व्हील है, इसको 100 बार घुमाएंगे तो 100 मीटर हो जाएंगे। तो इसके बीच में 100 मीटर मुफासला ले लिया। अब कहा जाता है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि जब ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारे तो तुम स्टॉप वॉच को ऑन कर देना। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ABC लिखने में कितना टाइम लगता है, तो जब मैं ABC लिखना स्टार्ट करूँ तो स्टॉप वॉच को ऑन कर दूंगा, और जब मैंने Z लिखी, मतलब ABC लिख कर ख़त्म की, तो मैं स्टॉप वॉच को ऑफ कर दूंगा। अब मैं देखूंगा मुझे कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगा। तो ऐसे ही मैं इसको कहता हूँ, जब ये साउंड वेव्स को भेजे तुम्हारे पास, मतलब जब ये इस वुडन ब्लॉक्स को ऐसे मारेगा तो साउंड वेव्स पैदा होगी और ये इसकी तरफ आएगी। तो जब ये साउंड वेव्स पैदा करें, मतलब जो वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारे, तो तुम इसको ऑन कर देना। तो जैसे इसने इसको मारा तो इसने वुडन ब्लॉक्स को ऑन कर दिया। लेकिन जब ये साउंड वेव्स तुमको सुनाई दे, मतलब जब आपको ये साउंड वेव्स आवाज़ सुनाई दे, तो इस वुडन ब्लॉक्स, ये जो स्टॉप वॉच है, इसको ऑफ कर देना। जब ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारे तो जो स्टॉप वॉच है इसको ऑन कर देना, और जब ये साउंड वेव्स आप तक पहुंचे तो इसको ऑफ कर देना। ये ऐसे जब हम ऐसे करते हैं तो हमें टाइम मिलता है। जैसे इसको ऑफ कर देगा तो देखेगा कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। एक बार में 5 सेकंड लगा। और दूसरी बार में 5.2 सेकंड, तीसरी बार में 5.5, तीसरी बार, चौथी बार 5.8, और जो 6 बार किया तो 6 सेकंड लगा। तो ऐसे 5 बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो 6 सेकंड लगे। तो अब हमको ये डिस्टेंस मिला 100 मीटर। फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? वो है 100। तो इसको डिवाइड करो, कितना टाइम है? टाइम, ये तो टाइम बहुत है, 5 है, 5.2 है, 5.5 है, 5.8 है और 6 सेकंड है। हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया है। अब हम कौन सा टाइम लें? अब हम क्या करेंगे,
इसका एवरेज लेंगे, मतलब जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो लेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 क्लास का टॉपिक है। पहले कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, 1 2 3 4 5 बार किया है, उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। और जो भी वैल्यूज़ है 5 5.2 जो भी वैल्यूज़ है उसको हम ऐड करेंगे। 5 + 5.2 + 5.5 + 5.8 और +6, मतलब जो भी वैल्यूज़ आई, एक एक्सपेरिमेंट में 5 आई, दूसरे एक्सपेरिमेंट 5.2 और तीसरे एक्सपेरिमेंट में 5.5, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 22 आए या कितना भी आए, उसको डिवाइड करेंगे 5 से। अब इसको 5 1 द 5 और 4 5 द 20, मतलब 4 सेकंड लगे। अब हम यहाँ क्या रखेंगे 4। अब इसको डिवाइड करो, 4 1 द 4, हमने ये एवरेज वैल्यू ली, एवरेज टाइम लिया और ये एवरेज टाइम हमने यहाँ पर रखा और इसको डिवाइड किया 100 को 4 से। 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 4 5 द 10, मतलब 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये साउंड वेव्स मूव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया जो है डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको नोट कर लो, मैं इसको पलटता हूँ। ये डायरेक्ट मेथड है, इको मेथड कर देता हूँ। इको मेथड में भी यही चीज़ ज़रूरी है, 2 लोगों की ज़रूरत है, स्टारबॉक्स की ज़रूरत है, वुडन ब्लॉक्स की ज़रूरत है, लेकिन जो डिस्टेंस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 50 मीटर होना चाहिए। 50 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और टेंडर व्हील के ज़रिए हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ होने चाहिए। ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ होने चाहिए, 50 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब ये दीवार है, इसको स्टॉपवॉच दे दो, स्टॉपवॉच दे दी इसको स्टॉपवॉच, और इसको वुडन ब्लॉक्स दे दो। अब क्या करता है, ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारता है। जैसे ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारता है तो क्या होता है, ये साउंड वेव्स पैदा होती है। और साउंड वेव्स ये, और इसको कहो कि जैसे ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मारे तो तुम इस स्टॉपवॉच को ऑन कर देना, क्योंकि ये साउंड वेव्स अब से शुरू हो गई है ट्रेवल करना। अब ये साउंड वेव्स इससे टकराएगी, मतलब ये एक डिस्टेंस और इससे टकरा कर वापस आएगी। अब इससे मैं कहता हूँ कि जब तुम ये आवाज़ दोबारा सुनो, एक बार ये कि तुमने सुनी और स्टॉपवॉच ऑन कर दी, अब ये इको जैसे ये दीवार से टकरा कर वापस आए, जैसे तुम आवाज़ सुनो तो ये स्टॉपवॉच ऑफ कर देना। पहली बार कि जब तुम आवाज़ सुनो, ये जब ये वुडन ब्लॉक्स एक दूसरे से मार रहा है तो इसको ऑन कर देना, और दूसरी बार कि जब ये साउंड वेव्स तुम दोबारा सुनो तो इसको ऑफ कर देना। मतलब एक डिस्टेंस जो साउंड वेव्स दीवार की तरफ जा रहा था और दूसरा डिस्टेंस जो दीवार से टकरा कर वापस आ रहा था, मतलब 2 डिस्टेंस लगे। ये एक्टिविटी, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये दोबारा हम 5 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपकी मर्जी है, आप 10 बार कर लो, लेकिन इतना फ्री कौन होता है। तो डिस्टेंस कितने, 2 डिस्टेंस है अपॉन टाइम, ये किसका फार्मूला है, वेलोसिटी का। अब फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, इसने कहा है 50 मीटर लो तो 50 ही मीटर लेंगे, तो 2 सेम रखो, 50 सेम रखो। और टाइम कितना है, टाइम एक बार में 5 सेकंड लगा, दूसरी बार में 5.2 और तीसरी बार में 5.8 और चौथी बार में 5.3 5.6, ऐसे आखिर एवरेज जो हमने टाइम लिया वो हमने लिया 4 सेकंड। अब 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 को डिवाइड करो 4 से तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये साउंड वेव्स मूव कर रहे हैं,
लेकिन अब हम समझते हैं ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट मेथड और इको मेथड। अब हम समझते हैं स्पीड जो इको है उसकी कंडीशन क्या है, इसको नोट कर लो। कंडीशंस फॉर इको, इको के लिए कौन सी कंडीशन है, ये तो आपको समझ में आ गया कि साउंड को कैसे, साउंड जो है साउंड की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि इको, इसकी कंडीशन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface must be greater than wavelength of or the size of wavelength of sound waves। ये तो कॉमन सेंस की बात है। साउंड वेव्स मतलब साउंड वेव जिससे टकरा रहे हैं, मतलब ये बोर्ड से टकरा रहे हैं या दीवार से टकरा रहे हैं, किसी भी चीज़ से टकरा रहे हैं, तो जिससे टकरा रहे हैं उसकी साइज ज़्यादा होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए साउंड वेव से। और दूसरी पॉइंट के द इंटेंसिटी शुड बी सफिशिएंट। इनसे इंटेंसिटी जो है वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आहिस्ता बोलूँ, हेलो हेलो, आज मैं आपको ऐसे ये समझाऊंगा द इंटेंसिटी ऑफ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? नहीं। ये इको कैसे होगा? मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरी जो पॉइंट है, द डिफरेंस इन टाइम ऑफ original sound and reflected sound should be 0.1 सेकंड। मतलब जो साउंड दीवार से टकरा कर वापस आया, अब उसके बीच में जो टाइम होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होगा। मतलब कि ये हमारे माइंड की जो एबिलिटी है रिफ्लेक्शन सुनने की, मतलब इको सुनने की, वो 0.1 सेकंड है। अगर 0.1 सेकंड से कम होगा तो हम ये नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन हम क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक पॉइंट ये है कि जो टाइम है वो बहुत कम है, और दूसरी पॉइंट ये है कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो साउंड वेव्स वापस आ ही नहीं सकता। तो साउंड वेव्स क्यों नहीं वापस आ सकता इस रूम में? क्योंकि यहाँ पर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई रूम ऐसा होता है जो बिल्कुल खाली होता है, तो जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से तो साउंड जो है वो वापस आता है, ये इको होता है। तो ऐसे ही ये साउंड वेव्स का इको होता है। लेकिन अगर हम देखें कि साउंड की स्पीड, तो ये तीसरा टॉपिक है, साउंड वेव्स की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में, इसको भी नोट कर लो। ये कौन सा टॉपिक था? तीसरा, आप खुद ही देख लेना। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। जैसे आप देखें सॉलिड में क्या है? एल्यूमिनियम और निकल
और कॉपर। और लिक्विड में देखें, लिक्विड में वाटर और इथेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल। और गैस में देखें, गैस में एयर और ऑक्सीजन। अब देखें कि साउंड की स्पीड सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में कैसे होती है। जैसे आप देखें कि सॉलिड में जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 6420 मीटर पर सेकंड। और निकल में 6040 मीटर पर सेकंड। ये साउंड की स्पीड है एल्यूमिनियम में। और कॉपर की 2270 मीटर पर सेकंड। और वाटर की, अब वाटर के दो किस्म होते हैं। एक किस्म होता है डिस्टिल्ड वाटर और दूसरा वाटर होता है सी वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जो बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, मतलब उसको प्योर किया जाता है। किससे? साल्ट से, मिनरल से। तो उसकी वजह से अगर उसको साफ़ किया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब वाटर दो होते हैं, एक वाटर डिस्टिल्ड और दूसरा होता है वाटर सी का वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जिसमें साल्ट्स मौजूद नहीं होते और सी वाटर जिसमें साल्ट्स मौजूद होते हैं। अब जो सी वाटर है जिसमें साल्ट्स मौजूद है तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब होते हैं साल्ट्स होने की वजह से, तो उसकी स्पीड होती है 1531 मीटर पर सेकंड। और जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा इथेनॉल की स्पीड होती है 1207। और मीथेनॉल की स्पीड होती है 1103 मीटर पर सेकंड। और एयर में 331 और ऑक्सीजन में, एयर में 340 मीटर पर सेकंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर 340 मीटर पर सेकंड होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 होता है इसकी वजह से। और ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड। तो ऑक्सीजन की स्पीड कितनी होती है? ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 316 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम देखें साउंड की स्पीड तो ये है, फॉर एग्जांपल एयर में देखते हैं 340 मीटर पर सेकंड है। एयर में स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम मिनिमम डिस्टेंस देखें, ये हम क्या देख रहे हैं? इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस हमें पता है कि जो टाइम है, मिनिमम टाइम कितना है? वो है 0.1 सेकंड। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हम मेजर करेंगे। तो पहले अगर आप देखें पहले कि V इज इक्वल टू D अपॉन T, 2D, क्योंकि इको है, साउंड किसी सरफेस से टकरा कर वापस आएगा। अब हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस। तो पहले मैं T यहाँ पर रख लेता हूँ और 2D अपॉन V। अब T वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगी और वेलोसिटी जो है वो टाइम की जगह पर आ जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू 2D अपॉन V। अब टाइम कितना है? वो है 0.1 सेकंड। 0.1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ही हमें मालूम करना है, अपॉन वेलोसिटी कितनी है? वो है 340 मीटर पर सेकंड। हम ये मालूम कर रहे हैं कि एयर में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। तो 0.1, इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 340 मीटर पर सेकंड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय D, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है।
तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं वो इक्वल के लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो चीज़ उसके साथ होती है, जो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं उसके साथ जो भी चीज़ होती है उसको हम नीचे फेंक देते हैं। तो 2 को हमने नीचे फेंक दिया, और जो चीज़ जैसे है वैसे ही रखो। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 340। अब अगर आप 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 340 से, पीछे वाला ज़ीरो, ये ज़ीरो इससे ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और 34 बचेगा। d इज इक्वल टू, ऊपर लिखता हूँ, d इज इक्वल टू 34, क्योंकि 0 0 में कैंसिल। 34 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 34 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 1 2 1 द 2 और 7 टू द 14। तो कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। फार्मूला क्या किया, फार्मूले का क्या है, वो है v इज इक्वल टू 2d/t। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? v इज इक्वल टू 2d/t। हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 340। टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से और डिवाइड करेंगे 2 से। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो फार्मूला भाई v इज इक्वल टू 2d/t। हमें क्या मालूम करना है? t इज इक्वल टू 2d/v, और टाइम कितना है? 0.1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमें मालूम करना है अपॉन v। अब वेलोसिटी कितनी है? वो है पानी में। अब वेलोसिटी किसकी रखेंगे? जिस मीडियम में हम ये डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो हम पानी में देखते हैं, पानी में कितनी है? वो है 1531। ये हम सी वाटर में देख रहे हैं। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1531 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डी। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है, जो भी चीज़ हम मालूम करें उसके साथ होगी वो उसको नीचे फेंक देंगे। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1531। अब अगर आप 0.1 मल्टीप्लाई करोगे 1531 से, तो आपको आंसर आएगा 153.1, क्योंकि 0.1 है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो 153 डिवाइडेड बाय 2, d इज इक्वल टू 2 1 द 2 और 7 टू द 14 और 6 टू द 12। तो 76 कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, 76 या 77 या 75। तो ऐसे आप साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम में देख सकते हैं, और मुख्तलिफ मीडियम में डिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ होता है, कम से कम डिस्टेंस मुख्तलिफ होता है, लेकिन टाइम जो है वो 0.1 सेकंड है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की एबिलिटी होती है। तो इसको भी नोट कर लो। अब हमने देख लिया कि साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। अब हम देखते हैं कि साउंड की स्पीड पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड पर कौन से फैक्टर्स हैं जो साउंड की स्पीड पर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है जी ह्यूमिडिटी। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। बुक में 2 फैक्टर्स हैं, एक ह्यूमिडिटी और दूसरा टेम्परेचर। पहले हम समझते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को हम कहते हैं नमी। मतलब के फॉर एग्जांपल ये एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है O2,
O2 मतलब ऑक्सीजन मालिक्यूल, और N2 मतलब नाइट्रोजन का मालिक्यूल। अब देखो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है। एक ऑक्सीजन एटम का 16 एटॉमिक मास होता है, और दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, और उसका जो मास निकालते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एक एटम का ऑक्सीजन का वो 16, और दो ऑक्सीजन एटम्स का मतलब मॉलिक्यूल है, तो 1 16 16 2 16 32, और नाइट्रोजन का एक एटॉमिक मास 14 है। तो दो नाइट्रोजन एटम है, 14 + 14 28। और अगर हम देखें वाटर, क्योंकि नमी मतलब वाटर वेपर्स, वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2 हाइड्रोजन के दो एटम, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, उनका एटॉमिक मास ऐड करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो 18 एटॉमिक मास है वाटर का। अब अगर ये जो वाटर है, वाटर अगर ऐड हो जाए एयर में, वाटर अगर ऐड हो जाए एयर में, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कहेगा तुम यहाँ से निकलो, अब ये मेरी जगह है। तो यहाँ ये जो वाटर है इसमें मिक्स हो जाएगा। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो ये जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे डेंसिटी कम हो जाएगी, वाटर इंक्रीज, मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी decrease, then speed of sound increase, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर आप देखो न्यूटन के हिसाब से ये जो फार्मूला है कि डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि वाटर की तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एयर, जब ये एयर में दाखिल होगा तो उसकी डेंसिटी कम कैसे हो जाएगी। असल में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा ही होती है एयर से, लेकिन ये न्यूटन के हिसाब से आप याद रख लो कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा, ये मैंने डेफिनेशन लिखी, ये याद रख लो, मैं फिर भी लिख लेता हूँ कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा तो साउंड की स्पीड भी ज़्यादा, साउंड की स्पीड ज़्यादा तो स्पीड किसकी, साउंड की भी ज़्यादा। जैसे आप देखते हैं कि जब विंटर का मौसम होता है या सर्दियों का मौसम होता है, तो सर्दियों की मौसम में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सर्दियों की मौसम में सुबह के वक्त में जो धुंध हो जाती है तो साउंड की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत दूर दूर से आवाज़ आती है आपके पास, ट्रेन चल रही है या कोई भी शोर हो रहा है तो आप तक पहुंचती है। ये क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो साउंड की स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। अब अगर हम देखें न्यूटन के हिसाब से, जो न्यूटन ने कहा कि वेलोसिटी साउंड की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। मतलब इसको अगर आप इलास्टी रखो या बल्क रखो, बल्क कांस्टेंट, हम क्या रखेंगे, हम प्रेशर रखेंगे। हम बल्क क्यों रख रहे हैं, इलास्टिसिटी क्यों रखें और गामा क्यों रख रहे हैं, ये इसलिए बल्क इलास्टिसिटी क्यों रख रहे हैं, प्रेशर इसलिए क्योंकि प्रेशर हम रखते हैं जब हम एयर में देखें या गैस में देखें या बल्क रखते हैं, और जो बल्क है, बल्क हम रखते हैं जब हम देखते हैं जो सॉलिड मटेरियल से, जैसे स्प्रिंग है
उसमें हम बल्क कांस्टेंट रखते हैं इलास्टिसिटी। और जब एयर मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड्स हैं, तो उसके लिए हम क्या रखते हैं, प्रेशर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर से कहो या इलास्टिसिटी से। जैसे आप देखो कि अगर आप पानी को देखो तो पानी में साउंड वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। साउंड वेव्स में पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। और वेलोसिटी की, साउंड वेव्स की स्पीड हवा में कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है और ये एयर है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये फॉर एग्जांपल साउंड को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। साउंड एक बंदा है, साउंड वो ट्रांसफ़र होना चाहता है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक। अब इसको एक ये लिफ्ट मिल गई, जैसे ये जा रहा है तो इसकी एनर्जी ज़ाया ही नहीं हो रही, ये बिल्कुल आसानी से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ आया, ये आसानी से इस मॉलिक्यूल्स ने इसको लिफ्ट दी, एनर्जी दी, इस मॉलिक्यूल्स ने इसको सपोर्ट दी और ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आसानी से पहुँच गया। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको पैदल चलना पड़ता है, इसको कोई भी लिफ्ट नहीं देता। फिर देखता है ये मॉलिक्यूल इसको लिफ्ट देता है और यहाँ पर पहुँचा देता है। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैदल चलता है और फिर ये मॉलिक्यूल इसको लिफ्ट देता है और आगे ले जाता है। तो देखो कि एयर में जो साउंड की एनर्जी है वो ज़ाया हो रही है, जबकि जो वाटर है, वाटर में साउंड की स्पीड ज़ाया नहीं हो रही। तो जब साउंड वेव पानी में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसकी एनर्जी ज़ाया कम होती है। ज़ाया कम होने की वजह से साउंड वेव्स है पानी में बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से उसको मुंतकिल करते जाते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर ये पैदल चलता है तो पैदल तो आहिस्ता चलेगा। तो साउंड वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स करीब होंगे तो प्रेशर ज़्यादा। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन, ये पॉइंट रह गई। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन। जैसे आप देखो कि ये यहाँ पर कंप्रेशन है और ये रेरिफिकेशन है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा, आप देखो ये पानी आ गया एयर में, पानी एयर में आ गया मतलब वाटर आ गया, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर वेव आसानी से ट्रैवल कर सकता है, आसानी से तेज़ स्पीड से मूव कर सकता है और बहुत दूर मुफासले तक ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रेशर ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब होंगे तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। ये मॉलिक्यूल इसको धकेलेगा, फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ये तो इसको धकेलेगा। ऐसे ये जो साउंड वेव्स है वो बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। ये न्यूटन ने फार्मूला दिया, V इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन, इसको हम कहते हैं प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और ये रो है डेंसिटी। अब अगर आप देखें ये न्यूटन ने कहा, अब हम टेम्परेचर को समझने जा रहे हैं। टेम्परेचर जो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर के लिए हम दो थ्योरीज है, एक है न्यूटन की और दूसरी है लेप्लास। अब न्यूटन ने कहा कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, ये सही है। लेकिन अगर आप देखें कि साउंड जब एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक पहुंचता है तो न्यूटन ने कहा कि ये आइसोथर्मली ट्रैवल करता है। जब साउंड ट्रैवल करता है एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक
तो आइसोथर्मली ट्रेवल करता है। मतलब ये टेम्परेचर चेंज नहीं करता, मतलब टेम्परेचर जो है वो साउंड की स्पीड पर अफेक्ट नहीं करता। ये किसने कहा? न्यूटन ने। लेकिन लेप्लास इसका स्टूडेंट था, उसने कहा सर आप सही हो, लेकिन जो साउंड वेव्स है वो एडियाबेटिकली ट्रैवल करते हैं, एडियाबेटिकली ट्रैवल करते हैं। मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन टेम्परेचर इस पर अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसने एक कांस्टेंट रख लिया इसने v इज इक्वल टू ये p अपान रो, ये न्यूटन ने दिया, और इसने रख लिया v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपान रो। अब इस फार्मूले के ज़रिए मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इस फार्मूले के ज़रिए हम समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। हम आइडियल गैस भी समझेंगे, आइडियल गैस की इक्वेशन, और v इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट t अपान 273 केल्विन, जो आपके किताब में ये फार्मूला दिया गया है। इसके ज़रिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो फार्मूला दिया गया उसके हिसाब से पहले हम समझते हैं आइडियल गैस। पहले फार्मूला लिख लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपान रो। अब अगर आप देखो कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस और रियल गैस, हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। आइडियल गैस वो गैस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, हाइपोथेटिकल मतलब ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाइपोथेटिकल गैस है, ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब दुनिया में ये है ही नहीं, ये दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसकी प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन इसको हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स करने होते हैं, प्रेशर मालूम करना होता है। जैसे जो टायर है, टायर में हवा का प्रेशर क्या है, क्योंकि ये जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस भी आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स क्या है, वो ये है कि जब मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते ही नहीं हैं, और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते ही नहीं हैं। तो रियल गैसेस भी आइडियल गैस की तरह ये बिहेव करते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर है उसको प्रेशर दे दें तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो ये उनके जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है उन पर नहीं लगेंगे। मतलब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस उन पर ना लगे तो वो आइडियल गैसेस है। आइडियल गैसेस क्या है? आइडियल गैस का एक फार्मूला है, और वो कैसे ड्राइव होता है? वो 3 लॉज के ज़रिए ड्राइव होता है। वो कौन से लॉज है? एक है चार्ल्स लॉ आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप देखें कि ये कंटेनर है, इसको अगर हम हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम इतना था, अब जैसे हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वॉल्यूम पहले यहाँ था ओरिजिनल वॉल्यूम, अब ये यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चार्ल्स लॉ ने कहा था, चार्ल्स लॉ ये कहता है। और बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को, और इसने कहा कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखो और टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। चार्ल्स ने कहा कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखो और टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा।
और बॉयल्स लॉ ने कहा कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, मतलब हीट ना दो, तो अगर आप इसको प्रेशर दबाओ, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम पहले ओरिजिनल यहाँ पर था, टेम्परेचर नहीं है, इसको हम प्रेशर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम वज़न रख लेते हैं, कोई मास रख लेते हैं, तो ये जो है वो पिस्टन की मदद से, ये एयर के मॉलिक्यूल से इसको हम प्रेस करते हैं। तो ये पहले इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बहुत जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, अगर आप प्रेशर कम कर दें, फॉर एग्जांपल आप प्रेशर कम कर दें, तो ये जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। उसके बाद एवागेद्रोस लॉ, एवागेद्रोस लॉ, उसने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा। और नंबर ऑफ मोल्स किसे कहते हैं? मोल्स का फार्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम स्मॉल और कैपिटल एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि गिवन मास है 60 ग्राम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में 60 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, मोल्स कितने होंगे? तो गिवन मास कितना है? वो है 60, और मोलर मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास वो कितना होगा? 12 और 32, 2 और 2 4, 3 और 1 4, इसको डिवाइड करेंगे 44 से। अगर हम गिवन मास 88 कर दें तो आसानी हो जाएगी। 44 1 द 44, 44 2 द 28, तो 2 मोल्स 2 मोल्स, मतलब कि अगर हम ये फार्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, वो ये याद कर लो, m अपॉन m, स्मॉल m अपॉन m। हम फार्मूला कैसे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है कैसे मालूम कर सकते हैं? अब ये जो 3 लॉज थे, एक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स से, और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन किया गया और एक लॉ बनाया गया जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ। अब ये क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में और इसकी जगह पर कांस्टेंट देंगे, वो होगा R, NRT अपॉन P। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NRT, RNT या NRT, हमारी मर्जी है। अब देखो हमें क्या फार्मूला मिला है, ये आइडियल गैस का फार्मूला, आइडियल गैस का फार्मूला। लेकिन अगर हम मोलर मास में देखें, मोलर मास में मैंने आपको पहले ही बताया, n की जगह पर हम क्या रखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो n है, पहले फार्मूला सेम लिखो, NRT अपॉन P प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पर हम n की जगह पर क्या रखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये n की जगह पर, क्योंकि मोल्स हम कैसे मालूम करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। और RT सेम रखो और P भी सेम रखो। अब हमें क्या मालूम करना है? प्रेशर।
क्योंकि ये फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर रखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखो वॉल्यूम की जगह पर हम प्रेशर रखेंगे और प्रेशर की जगह पर वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, नहीं प्रेशर मालूम कर रहे हैं। तो एम आर टी इसको सेम रखो, एम भी सेम रखो, पी की जगह पर वॉल्यूम रखेंगे और वॉल्यूम की जगह पर पी। अब आप देखो कि यहाँ पर जो मास अपॉन वॉल्यूम है ये एम स्मॉल है और ये एम कैपिटल है। अब मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू, आपने क्लास 9 में ये भी पढ़ा होगा, ये बराबर होता है रो के, डेंसिटी के। अब ये बराबर है रो के और आर टी सेम अपॉन एम। अब ये फार्मूला हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दी गई है, तो ये मैं मिटाता हूँ, इसको नोट कर लो। क्या फार्मूला है? V इज इक्वल टू गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी आर रो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा सेम रखो और प्रेशर की जगह पर हम क्या रखेंगे? प्रेशर की जगह यहाँ P है, प्रेशर की जगह पर डेंसिटी और ये R क्या है? R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर है अपॉन ये मोलर मास है। ये M तो इस फार्मूले की है और रो जो है ये देखो रो, और डिवाइड कर रहा है मास से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या था? मास। ये फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है? रो आर टी अपॉन एम, रो आर टी अपॉन एम और आर अपॉन रो ये सेम, ठीक है। अब देखो कि रो में कैंसिल हो गया, अब हमें क्या बचा? अब क्या बचा? गामा आर टी अपॉन एम। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम जो किताब में फार्मूला दिया गया है V इज इक्वल टू 331 अंडर रूट टी अपॉन 273 केल्विन मालूम करेंगे। इसको नोट कर लो, इसको मिटा दो। अब अगर आप देखो कि ये हमें फार्मूला मिला है, वो क्या है फार्मूला? V इज इक्वल टू ओमेगा आर टी अपॉन एम। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें टेम्परेचर, अगर कोई भी टेम्परेचर मिला हो तो हम साउंड की स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं? साउंड की स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं? तो V एट एनी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय V एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम क्या करेंगे? V डिवाइडेड बाय V, क्या करेंगे? इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, V डिवाइडेड बाय V। तो आप देखो कि V का मतलब क्या होता है? V का मतलब है ओमेगा आर टी अपॉन एम। तो जहाँ पर V देखो वहाँ पर ओमेगा आर टी पुट कर लो, V अपॉन V एट एनी टेम्परेचर, इसको डिवाइड करो V एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये मैंने ये सेम लिखा है ऊपर। वेलोसिटी की जगह पर हम क्या रखेंगे? अंडर रूट ओमेगा आर टी अपॉन एम, ये इसकी जगह पर लिखा, और दूसरी जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर भी लिखेंगे ओमेगा आर टी अपॉन एम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि V एट एनी टेम्परेचर, ये तो हम पुट करेंगे कोई भी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड 331, मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स और लिक्विड गैस में पढ़ रहे थे, 331 होती है। लेकिन जो केल्विन है उसमें कितनी होती है वो देखेंगे, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होती है? 273 केल्विन। तो ये सेम रखो, आर ओमेगा आर टी अपॉन एम डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट में अंडर रूट होल अंडर रूट दे दिए,
ये होल अंडर रूट क्यों दी है ये समझो। देखो ये अंडर रूट जैसे आप लिखते हैं अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी मतलब के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल अंडर रूट ए अपान बी। मतलब इसका मतलब ये है कि ए के ऊपर भी अंडर रूट है और बी के ऊपर अंडर रूट है। अब देखो इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो होल अंडर रूट दो ओमेगा आर टी अपान एम डिवाइडेड बाय ओमेगा आर टी की जगह पर हम क्या रखेंगे 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होती है, डिवाइडेड बाय मास। अब मास में कैंसिल, जो भी चीज़ें हैं वो कैंसिल कर दो सिवाय टेम्परेचर और 273 केल्विन के, ये भी टेम्परेचर है। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा V एट एनी टेम्परेचर अपॉन 331 स्पीड है साउंड की, और ये बचा है कि टेम्परेचर अपॉन 273 केल्विन। अब देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ऐसे करो कि हमें ये मालूम करना है V, तो ये डिवाइड कर रहा था यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। V इज इक्वल टू, ये V एट एनी टेम्परेचर है, V इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी अपॉन 273 केल्विन। तो हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब इस फार्मूले से हमें ये साबित होता है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी, साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। इसको नोट कर लो, लिख लिया, नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब जो टॉपिक है वो है सीइंग साउंड्स। सीइंग साउंड्स मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो लाउडनेस, ये बहुत इजी टॉपिक है। लाउडनेस और पिच, क्वालिटी और साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पहले हम समझते हैं लाउडनेस क्या है। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस it is the ability to distinguish between two sounds, having same source but different level। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक एबिलिटी है जिसमें हम दो साउंड के बीच में फ़र्क करते हैं। सोर्स जो है वो सेम होता है लेकिन लेवल डिफरेंट होती है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में एक साउंड ऑप्शन होता है, आप उसका साउंड की लेवल को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। लेवल लिखा हुआ होता है, लेवल को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। ये आप क्या कर रहे होते हैं? जब आप बढ़ाते हैं तो साउंड जो है वो लाउड हो जाता है, और जब आप उस लेवल को ज़ीरो कर देते हैं तो साउंड जो है क्वाइट हो जाता है। तो मतलब कि लाउड साउंड और क्वाइट साउंड दो साउंड है, इसके बीच में जो हम फ़र्क करते हैं उसे हम कहते हैं लाउडनेस। और लाउडनेस में सोर्स सेम होता है। सोर्स मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी जिसके ज़रिए जो साउंड है वो पैदा हो रहा है, ये है लाउडनेस। और लाउडनेस की जैसे फॉर एग्जांपल
0 डेसिबल। लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, डेसिबल। 0 डेसिबल मतलब बिल्कुल खामोशी, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल खामोशी। अगर पिन भी गिरे तो हमें आवाज़ सुनाई दे, जैसे स्कूल में कहते हैं टीचर्स पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी हो जाए, ऐसे ही। और दूसरी होती है 30 डेसिबल। 30 डेसिबल का मतलब होता है जब दो लोग विस्पर करते हैं। विस्पर मतलब दो लोग बहुत आहिस्ता आवाज़ से बात कर रहे होते हैं, दो लोग आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी का विस्पर करना, बात करना अलग तरीके से होता है। जैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं, वो अपने अंदाज में बात करेंगे, किसी का तेज़ अंदाज में बात करना भी विस्पर होता है। तो हर लाउडनेस जो है वो हर किसी की अलग अलग होती है, मतलब हर किसी का अंदाज अलग होता है। और इसके अलावा मतलब 30 डेसिबल एग्जैक्ट नहीं है, किसी की 31 और 29 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो 30 डेसिबल सही है। इसके अलावा 50 डेसिबल। 50 डेसिबल का मतलब होता है जब दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब मीडियम आवाज़ में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं 50 डेसिबल में ये बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 0 डेसिबल हो जाए, लाउडनेस 0 डेसिबल हो जाए मतलब बिल्कुल खामोशी हो जाए, और आप 50 डेसिबल बात करो मतलब कन्वर्सेशन करो। और 120 डेसिबल। 120 डेसिबल का मतलब है बहुत, ये जो है पॉल्यूशन हो जाना या नॉइज़ हो जाना, नॉइज़ की वजह से पॉल्यूशन होता है, नॉइज़। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा पॉल्यूशन पर, तो इसको नोट कर लो। और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं या जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, अगर आप मोबाइल दूर कर दो तो आपको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी। जैसे अगर मैं इधर खड़ा हूँ और आप बहुत दूर हो तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, लेकिन अगर आप करीब आते जाएं, मैं आसानी से आपको वो बात बता सकता हूँ जो मुझे कहनी है। मतलब अगर आप मेरे करीब होंगे तो आसानी से सुन सकेंगे, अगर आप दूर होंगे तो आपको सुनने में मुश्किल होगी। मतलब कि अगर लाउडनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस स्क्वायर से। अगर आप दूर होते जाएंगे तो लाउडनेस आप जो मेरा आवाज़ है वो कम सुन सकेंगे, लेकिन अगर आप मेरे करीब होंगे तो आप मेरा आवाज़ ज़्यादा सुन सकेंगे। उसके अलावा जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे ये सरफेस है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज़्यादा। और उसके अलावा सरफेस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर मैं इसको हिट करूं तो क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? आ रही है लेकिन कम। लेकिन अगर मैं बोर्ड को हिट करूं तो जो लाउडनेस है इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस बड़ा है। इसको नोट कर लो। के बाद पिच है। पिच हम किसे कहते हैं? पिच इट इज द ability to distinguish between two sounds having same source, same loudness but different frequency। पिच क्या है? पिच एक एबिलिटी है जिसमें हम दो साउंड के बीच में फ़र्क करते हैं, उसमें लाउडनेस सेम होती है, मतलब लेवल सेम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है।
फ्रीक्वेंसी की चेंज होने की वजह से पिच डिफरेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है। अब ये वेव फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है। अब ये वेव 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है? क्रस्ट ट्रफ मतलब एक वेव, क्रस्ट ट्रफ मतलब एक वेव, 2 वेव हो गई। 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट कर रही है। और यहाँ पर दूसरा डायग्राम है, ये 1 सेकंड में 1 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो क्रस्ट और ट्रफ 1 सेकंड में 1 बार वाइब्रेट कर रहा है। मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको समझाया कि अगर 1 सेकंड में जितनी बार भी वाइब्रेशंस हो, कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है? 1 बार, 2 बार, मतलब 2 बार वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रही है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट करे तो 50 हर्ट्ज। और यहाँ पर 1 सेकंड में 1 बार वाइब्रेट कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा। जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली होती है क्योंकि लड़कियों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और लड़कों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसकी वजह से जो लड़कों का आवाज़ होता है वो मोटा होता है, और लड़कियों का जो आवाज़ होता है वो बहुत दूर तक पहुंच सकता है, और लड़कों का आवाज़ वो बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता, उनका आवाज़ मोटा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ये याद रख लो। पिच आपने समझ लिया। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? पिच पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी ज़्यादा, और इसमें लाउडनेस सेम होगी। एक पॉइंट याद रख लो कि अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव दाखिल होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। अब उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी हम किसे कहते हैं? इट इज द एबिलिटी, ये सेम लिख लो, एबिलिटी पहले ही लिख लो। इट इज द एबिलिटी टू distinguish between two sounds having same frequency। ऐसे भी कह सकते हैं having same pitch, same loudness, same pitch, same loudness, but source is different। अब सोर्स ही डिफरेंट हो गया। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी में जो साउंड क्या करते हैं, फ़र्क करते हैं दोनों साउंड के बीच में, दो साउंड के बीच में, और इसमें लाउडनेस भी सेम होती है और पिच भी सेम होती है, लेकिन सोर्स जो है जिससे ये जो आवाज़ पैदा हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पियानो है और ये क्या है? गिटार है। यहाँ गिटार है, पियानो है, गिटार है, वायलिन है। ये देखो इनकी जो लाउडनेस है, पिच है, वो सेम है, लेकिन ये जो सोर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग अलग है। तो उसकी वजह से तो इनका जो वेव फॉर्म होता है ये अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पियानो है, इसका वेव फॉर्म कैसे होता है? ऐसे होता है। और जबकि जो गिटार है, फॉर एग्जांपल है, ये गिटार है, फॉर एग्जांपल इसका वेव फॉर्म ऐसे हो। और वायलिन है, वायलिन का इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह हो। मतलब हम कैसे फ़र्क करते हैं? हम फ़र्क करते हैं इस वेव फॉर्म के ज़रिए।
और हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ये वायलिन का आवाज़ है या गिटार का है या पियानो का है। तो क्वालिटी में हम क्या डिफरेंस देखते हैं, वेव फॉर्म डिफरेंस देखते हैं। उस मतलब के सोर्स जो है वो डिफरेंट होता है, लाउडनेस भी सेम, पिच भी सेम। और पिच में लाउडनेस भी सेम होती है, सोर्स भी सेम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। उसके बाद जो लास्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक, वो है साउंड इंटेंसिटी, जो आपके बुक में है, सिंध टेक्स्ट बुक। साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पास थ्रू unit area, the amount of energy passed through unit area in unit time। एनर्जी पास हो यूनिट एरिया से और यूनिट टाइम से, मतलब फॉर एग्जांपल ये एनर्जी है, पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। एनर्जी साउंड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई इज इक्वल टू एनर्जी पास हो यूनिट एरिया से, किससे, यूनिट एरिया से, और यूनिट टाइम से मल्टीप्लाई बाय यूनिट टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल, और टाइम एरिया का यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। पहले मैं यूनिट निकालता हूँ और फार्मूला बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि साउंड इंटेंसिटी क्या है। मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या है, वो है सेकंड। तो आप जानते हैं कि जूल अपॉन सेकंड वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वाट के। वाट अपॉन मीटर स्क्वायर बराबर, ये जो है वो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है। साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, ये याद रख लो, ये सवाल जरूर आ सकता है। वाट अपॉन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी का। और ये कैसे ड्राइव करते हैं, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो कि फॉर एग्जांपल ये लाउड है, अब लाउड से जो साउंड वेव है वो साउंड वेव निकल रही है। अब ये साउंड वेव्स इस यूनिट एरिया से, ये यूनिट एरिया है जिससे साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है, ये इससे पास हो रही है। अब इसकी जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से ये जो साउंड वेव्स पास हो रहे हैं, मतलब ये साउंड क्या है, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी पास हो रही है 1 मीटर स्क्वायर की एरिया से 1 सेकंड में, उसे हम कहेंगे साउंड इंटेंसिटी। एरिया कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर, टाइम कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो एनर्जी पास हो रही है तो उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से, और इसका फार्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये है साउंड सीइंग साउंड्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसके बाद है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूशन कैसे होती है, जब 120 डेसिबल, बस ये आप ज़बानी समझ लो, एक है 0 डेसिबल और 30 डेसिबल, 50 डेसिबल, और 120 डेसिबल से भी ज़्यादा आवाज़ हो जाता है, या 120 डेसिबल या बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाता है तो आवाज़ नॉइज़ हो जाता है। एक जो साउंड होता है वो प्लेंट साउंड होता है, और दूसरा अनप्लेंट साउंड होता है। प्लेंट साउंड वो साउंड होता है जो उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो रेगुलर होती है, और जो अनप्लेंट साउंड होता है वो साउंड होता है जिसकी जो वेव फॉर्म होती है वो रेगुलर होती है। तो जो प्लेंट साउंड है वो जैसे म्यूज़िक है, उसकी वेव फॉर्म रेगुलर होती है। और अनप्लेंट साउंड जैसे अगर आप ट्रैफिक में चले जाएं, या जैसे जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत शोर होता है,
तो ये अनप्लेजेंट साउंड होता है, उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से आप सही तरीके से सुकून भी नहीं मिलता आपके ब्रेन में, ये आपको सही तरीके से नींद भी नहीं आएगी अगर नॉइज़ पॉल्यूशन होगी। आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा अगर ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन में आप रहोगे। तो नॉइज़ पॉल्यूशन 120 डेसिबल या अगर आप ट्रैफिक में चले जाते हैं तो उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशंस, वो हम इसी टॉपिक में समझ लेंगे। फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसीज, जैसे आप देखें कि साउंड की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स ऑफ साउंड, और दूसरी होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, किसकी? साउंड की। और जो तीसरी होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी किसकी? साउंड वेव्स की। अब जो इंफ्रासोनिक वेव्स है, इंफ्रासोनिक वेव्स ये लेस देन 20 हर्ट्ज, इनकी फ्रीक्वेंसी तो अंडरस्टूड है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। और इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो ह्यूमन कैन नॉट हियर द इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स हम नहीं सुन सकते। और इंफ्रासोनिक वेव्स जैसे लीव्स एक दूसरे से टकराते हैं, या जो जैसे सीज़मिक वेव्स है, ये जो भी है जो हम नहीं सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। और दूसरी जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और एंड लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब ये ह्यूमन कैन हियर्स, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ये हम सुन सकते हैं, ह्यूमन कैन हियर द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा ये जो भी आवाज़ हो रहे हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और कम है 20 किलो हर्ट्ज, ये याद रख लो। और अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, और यह भी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन कैन, आप क्या जानते हैं, क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हम सुन सकते हैं? नहीं, ह्यूमन कैन नॉट हियर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव्स हम नहीं सुन सकते। अब इसके बाद है एप्लीकेशन। अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ इस्तेमाल होती है, इसको नोट कर लो। हम कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, कौन सी रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ये साउंड की रेंजेस है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है एप्लीकेशंस। पहली जो एप्लीकेशन है वो है क्लींजिंग पर्पस, क्लींजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स
पहले पहले ये क्लींजिंग का मतलब ये क्लीन करना। क्लीन किसको? इंस्ट्रूमेंट्स को। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल और लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके अलावा हम ज्वेलरी को भी इससे ही क्लीन करते हैं। मतलब जो उसके ऊपर कोरोजन उसका कवर हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती है? उसको उसके ऊपर गिरती है, फॉल ऑन कोरोजन पर गिरती है, तो कोरोजन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस कोरोजन को लिक्विड में कन्वर्ट देती है, और लिक्विड में जैसे कन्वर्ट कर लेती है तो हम उसको क्लीन कर लेते हैं। ऐसे हम ये क्लींजिंग पर्पस के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये सोनार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये एक मेथड है, और ये मेथड वाटर जो पानी में शिप्स चलती है वो इस मेथड को इस्तेमाल करती है। क्या करती है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज देती है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी भी चीज़ से टकराती है, जैसे उनके सामने कोई शिप हो या कोई रास्ता हो, उससे टकरा कर वापस आती है। जैसे पहला स्टेप क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज देते हैं, और दूसरा स्टेप वो किसी सरफेस से टकराते हैं, बाउंसिंग किसी भी सरफेस से टकराते हैं, और फिर ये वापस आते हैं, मतलब इको होता है। दूसरा स्टेप क्या है? बाउंसिंग। और तीसरा स्टेप बाउंसिंग बैक, मतलब रिफ्लेक्ट इको होता है। इको वापस आते हैं। जैसे ये वापस आते हैं तो तीसरे स्टेप में ये स्क्रीन पर शो करते हैं, मतलब वेव फॉर्म में हमें नज़र आता है कि ये जो चीज़ है वो मतलब नेविगेट करते हैं कि ये चीज़ कितनी दूर है। ये शिप्स में सोनार का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो तीसरा है वो कि कार्डियोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को बॉडी में भेजते हैं, और बॉडी के अंदर हार्ट में, ये याद रखना, इसमें हार्ट में, क्योंकि कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। और इसके अलावा बाउंस बैक करते हैं। बाउंस पहले तो उससे टकराते हैं, और तीसरे स्टेप में बाउंस बैक करते हैं। जैसे बाउंस बैक करते हैं तो वो स्क्रीन पर वेव फॉर्म में शो करते हैं कि इसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे हार्ट बीट कर रही है। और इसके अलावा चौथा स्टेप होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको नोट कर लो। अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब है यही स्टेप है, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? इसमें भी अल्ट्रा साउंड वेव्स, सोनिक वेव्स, इसको बॉडी में भेज दिया जाता है। ये जो कार्डियोग्राफी था इसमें सिर्फ हार्ट में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज दिए गए थे, और अब ये पूरी बॉडी में। और दूसरा स्टेप बाउंस करेंगे, और तीसरा स्टेप इको, मतलब वापस आएंगे, और स्क्रीन पर शो होगा कि किडनी में किसी भी चीज़ से टकराना हो, किसी भी चीज़ से अगर उसको टकराना हो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, ये तो हमारी मर्ज़ी है, तो वो स्क्रीन पर शो हो जाता है। जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं
ऐसे ये अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हमने जो भी समझा, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ये ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।